हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इसमें एज ऑफ चौसर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपके 4 राइटर्स से पूछे गए प्रश्नों के अतिरिक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। चौसर lived during the reign of Edward III, Richard II, Henry IV, और all of these। देखिए, 1340 से लेकर के 1400 तक, जैसे कि W.J. लॉन्ग में लिखा है, ये एज ऑफ चौसर कही जाती है। तो चौसर जो हैं, इन सभी किंग्स के रेन के दौरान रहे थे। तो आपका ऑप्शन डी है। तो आप इसमें देखिए, एडवर्ड थर्ड का पीरियड, रिचर्ड सेकंड का पीरियड और हेनरी फोर्थ का पीरियड, इन सब का जो पीरियड है वो 1340 से लेकर 1400 तक का है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, Which of these is not main historical event of 14th century, the age of Chaucer? देखिए, बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर्स बार ये मेन इवेंट है। सेट अप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ब्लैक डेथ, या बिगिनिंग ऑफ लॉलार्ड मूवमेंट। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन बी है, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को कैक्सटन जो है सेटअप करते हैं। तो ये इवेंट जो है एज ऑफ चौसर की नहीं है। बाकी इवेंट जो हैं, मेन इवेंट हैं जो इस एज की, बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर बार वॉर जो है 1338 से लेकर के 1453 तक चलता है। ब्लैक डेथ, बिगिनिंग ऑफ लॉलार्ड मूवमेंट जिसको जॉन विक्लिफ ने चलाया था, पीजेंट रिवॉल्ट, और यूज ऑफ इंग्लिश स्कूल्स, लॉज एंड द कोर्ट पार्लियामेंट, इनमें इंग्लिश का यूज हुआ था। ये मेन इवेंट हैं एज ऑफ चौसर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, यूज ऑफ इंग्लिश इन स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट। तो इससे पहले जो स्कूल की, कोर्ट्स की, पार्लियामेंट की, या जो सामंती लैंग्वेज थी वो इंग्लिश नहीं थी, फ्रेंच थी और लैटिन थी। तो व्हेन डिड इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कोर्ट? 1352, 1362, 1372 या 1375? तो ये है आपका इन 1362। इस समय इंग्लिश को एज ए कोर्ट की लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और किस बिल के द्वारा? एडवर्ड थर्ड बिकेम द फर्स्ट किंग टू एड्रेस पार्लियामेंट इन इंग्लिश। द प्लीडिंग एक्ट इन इंग्लिश एक्ट 1362, इस एक्ट को जो है इनेक्ट किया गया था। तो इसमें इंग्लिश को कोर्ट की लैंग्वेज माना गया था, और उससे पहले जो है वो ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ राइटर ऑफ द एज ऑफ चौसर? जॉन विक्लिफ, जॉन गवर, बीड़े या मैंडेविल? देखिए, 5 इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, और जिसमें बीड़े जो हैं ये आपके एंग्लो सैक्सन एज के हैं, इनके ओल्ड इंग्लिश के हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। और इन राइटर्स के बारे में आपने सुना होगा, जॉफ्री चौसर, जॉन विक्लिफ, जॉन गवर, मैंडेविल, विलियम लैंगलैंड। ये 5 मेन राइटर्स हैं एज ऑफ चौसर के। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दीज हैज बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म, यानी कि साहित्य चोरी?
जॉफ्री चौसर, जॉन गॉवर, जॉन विक्लिफ या मैंडेविल। तो आप जानते हैं कि चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कभी भी ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं लिखा। तो चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट फॉर ही डिड नॉट इन्वेंट हिज ओन टेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि चौसर यूज्ड राइम रॉयल अ 7 लाइन स्टेंजा इन आइएमबिक पेंटामीटर। इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और जिसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी और दूसरी ए बी सी सी। आपको बताना है इन विच ऑफ हिज वर्क डिड ही यूज दिस राइम रॉयल फर्स्ट टाइम। कब किया? ट्रायलस एंड क्रेसिडे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। सब रचना इन्हीं की हैं। तो आप जानते हैं ये ऑप्शन है आपका ए, ट्रायलस एंड क्रेसिडे। आप जानते हैं कि इन्होंने हीरोइक कपलेट को भी इंट्रोड्यूस किया था। वो बताना है आपको कहां पर। चौसर इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वर्क। आपको बताना है ट्रायलस एंड क्रेसिडे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम या द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। तो ये था आपका वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉफ्री चौसर हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हु कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? ये आपको बताना है। मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके जॉन ड्राइडन, जिन्होंने जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। और किस जगह कहा? जॉन ड्राइडन कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन द फ्री पेज ऑफ हिज बुक फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, पब्लिश्ड इन 1700। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, एंटी क्लाइमैक्स, आयरनी। देखिए, जब दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड एक साथ रखे हों, जब ये वर्ड्स एक साथ रखे हैं अपोजिट मीनिंग के, तो यहां ऑक्सीमोरन होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। तो ये भी ऑक्सीमोरन की तरह ही है, लेकिन इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिल्कुल अपोजिट अर्थ रखता है। तो ऐसे में ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, आयरनी कौन होगा? इसमें होगा एंटीथीसिस। नेक्स्ट वन है, तो एंटीथेसिस में क्या है? व्हेन टू और मोर वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉज ऑफ अपोजिट मीनिंग आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। यहां पर दोनों को बैलेंस किया जाता है। द फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एंटीथेसिस। कीवर्ड है इन अ बैलेंस फॉर्म। और जबकि ऑक्सीमोरन का कीवर्ड बैलेंस फॉर्म नहीं है, ऑक्सीमोरन का जो कीवर्ड है वह है टू अपोजिट एलिमेंट्स। दोनों में ये अंतर है, टू अपोजिट एलिमेंट्स हैं तो आपका ऑक्सीमोरन है, और अगर दो अपोजिट चीजें बैलेंस करने के लिए किया गया है तो आपका एंटीथेसिस है। एक और है जो भी, ये भी आपका अपोजिशन पे है,
कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तो देखिए इसमें भी अपोजिट बात कही गई है, लेकिन उन दोनों से ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ कहने का अर्थ सटीक लग रहा है कि कायर लोग अपनी मौत से कई बार पहले मर चुके होते हैं, यानी कि घुट घुट के जीते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मरना है। तो इसमें एक गहन अर्थ छिपा हुआ है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है आप समझ गए होंगे, ऑक्सीमोरन नहीं है, एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, आयरोनी अलग चीज़ होती है, यह है आपका पैराडॉक्स। डेफिनेशन नीचे दी रखी है। अ पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी टू वंस एक्सपेक्टेशन, यानी किसी के एक्सपेक्टेशन के विपरीत तो दिखाई देता है, बट इट इज नॉट रियली सो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति कावड़ जो है मौत से पहले कई बार मर जाएंगे, कैसे होगा? लेकिन हकीकत यही है, यहाँ कहने का अर्थ है कि अपनी मौत से पहले वो कई बार घुट घुट के मरते हैं। नेक्स्ट वन है अ फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स वी स्पीक इन प्लीजिंग फेवरेबल टर्म ऑफ एन अनप्लीजेंट और बैड थिंग। किसी भी अनप्लीजेंट बात को प्लीजेंट वे में कहना, जैसे कि ही हैज पास्ड अवे, तो हमने ये नहीं कहा ही हैज डाइड, ये थोड़ा ना कहा वो मर गया, बल्कि वो गुजर गए। तो ऐसे में ये होता है मधुर भाषण। तो क्या होगा? यूफियस, यूफेमिज्म, पन या सिमिली। देखिए यूफेमिज्म होता है मधुर भाषण, जबकि यूफियस जो है एक स्टाइल है प्रोज की। तो आपका ऑप्शन बी हो गया इसमें। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, वह कोई तुच्छ शहर का निवासी नहीं है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे शहर का निवासी है। तो जब भी हम कोई भी बात नेगेटिव वे में पॉजिटिव लाने के लिए करते हैं, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है लाइटोटीज। नेक्स्ट वन है, तो लाइटोटीज इज द यूज ऑफ नेगेटिव टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यहां बताना है फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। सिचुएशन तो आपको पता होगा, कंटेक्स्ट पता होगा कि जूलियस सीजर की डेड बॉडी रख करके उस पर स्पीच देता है एंटोनियो। तो उसमें जो कहने का लहजा होता है वो कौन सा है? ऑक्सीमोरन है, लाइटोटीज है, एंटी क्लाइमैक्स है या आयरोनी है? तो ये जो चीज़ है ये आयरोनी होता है। कहना यानी कि एक प्रकार का व्यंग टाइप का कह सकते हो, ताने मारना। तो आपने देखा होगा कहना कुछ और है और अर्थ कुछ और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बतानी है किस राइटर ने इनको लिखा है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ये बहुत मैं और बात बताऊंगा कि कैसे इनको पहचाने, ये भी है कि एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचाने कि किस राइटर की हैं। तो पहले बात आप इनमें से देख लीजिए, ये राइटर बता दे रहा हूँ, वैसे आपको पता लग गया होगा। ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, और सोनेट है 18 शैल आई कंपेयर दी टू आ समर्स डे, जिन्होंने जो आपके दो के लिए लिखा था, डार्क लेडी के लिए और फेयर यूथ के लिए, रियसले के लिए। तो ये जो सोनेट है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोगों की सांस रहेगी, जब तक लोग दुनिया में जीवित रहेंगे, और आइज कैन सी, जब तक ये आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लिव दिस,
उतनी ही लंबे समय तक ये जिएगा। कौन रहेगा? ये सोनेट। एंड दिस गिव लाइफ टू दी, और ये सोनेट तुम्हें जीवन देता रहेगा, यानी सोनेट के साथ साथ तुम भी को भी याद किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो सी और दी दोनों चीज़ें आपके सोनेट की फॉर्म है, सॉरी सोनेट का लास्ट कपलेट है। भाई आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट में लास्ट कपलेट होता है और 3 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये जब भी सोनेट में कपलेट होंगे तो नेचुरल है कि वो विलियम शेक्सपियर का होगा, क्योंकि और जो राइटर पढ़े हैं, चाहे आपने विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़े हों या मिल्टन पढ़े हों, उनमें कहीं भी सोनेट में इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहचान हो जाएगी। और जब भी लॉन्ग दिस और दी की बात आ रही है तो ये जो लैंग्वेज है दी वाली, ये लगभग विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में ही देखने को मिलती है। ही वॉच नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, हु सेड दिस अबाउट विलियम शेक्सपियर? बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो नेचुरल है ये आपके बेन जॉनसन थे। कौन? बेन जॉनसन। और आप ये सोचिए कहाँ कहा गया होगा। 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, जिसको हेनरी कॉन्डल और जॉन हिमिंग, जो इनके कोवर्कर होते हैं, वो इसको पब्लिश कराते हैं। तो उसमें उस फोलियो में प्रीफेस जो है बेन जॉनसन देते हैं, और उस प्रीफेस की ये एक लाइन है उस प्रीफेस की। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मन वाला मस्तिष्क वाला शेक्सपियर। कौन कहता है? हु सेड दिस अबाउट विलियम शेक्सपियर? बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलेज, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये है आपके एस.टी. कॉलेज। रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडेस्टो एक रचना है, इज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर एज ए सोर्स फॉर द प्लॉट ऑफ हिज प्ले। तो किस प्ले के प्लॉट के लिए विलियम शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन का जो रोमांस है पेंडेस्टो को सोर्स बनाया? टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, कोरियोलेनस, मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ये है आपका विंटर्स टेल, ये भी एक प्रकार का आपका रोमांस ही है। तो ऑप्शन बी है। विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन द थर्ड स्टेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स कैरियर? तो विलियम शेक्सपियर के कैरियर में अगर आपको प्लेज को एज वाइज रटना है तो हमारे शॉर्ट ट्रिक देख लेना। शॉर्ट ट्रिक से आपको सारे याद हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्ले किस एज में लिखा गया है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस। तो ये है आपका टाइमन ऑफ एथेंस। ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी टीजीटी में पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न आता है और जरूर आता है। शेक्सपियर हैज लेफ्ट अस 6 full length portrait of English kings. They fall into 2 groups, weak kings and strong kings. Who is not in the category of weak king? देखिए किंग जॉन, रिचर्ड और आपके हेनरी 6, ये आपके जो हैं ये वीक किंग हैं। लेकिन रिचर्ड थर्ड जो है आपका ऑप्शन डी, रिचर्ड थर्ड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग जो है किंग है। और किस में है? रॉयल क्रिमिनल है और स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिमिनलिटी। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या रिचर्ड थर्ड है और रॉयल क्रिमिनल, स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिमिनलिटी? हु रिपोर्टेड द इवेंट टू मनोहा अबाउट सैमसन दैट? तो देखिए सैमसन की डेथ हो जाती है सैमसन एगोनिस्टिस में। तो आपको बताना है कि उसकी सूचना कौन लेके आता है। मैसेंजर आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, डेलीला आते हैं, या कोरस ऑफ डेंटीज आता है। तो ये हैं आपके मैसेंजर। तो मैसेंजर इसकी सूचना लेकर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एंजल दैट केम ऑन सैटन्स कॉल? जब सैटर्न फॉलन एंजल्स को हेल में आवाज़ लगाता है, एड्रेस करता है, तो सब उठ उठ के भागते हैं, उसके सामने इकट्ठे हो जाते हैं। ये बुक फर्स्ट की ही बात है। तो बुक फर्स्ट के मिडिल में है, सबसे पहला कौन आता है, वेलियल, मोलेज, केमस या थेमज? तो ये है आपका मोलेज, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो बेलियल है वो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में बेलियल आता है और सबसे शुरू में मोलेज आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, ही वॉज अ हॉरिबल किंग कवर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड वॉज कॉल्ड द मैन स्लेयर। तो किस फॉलन एंजल्स को मैन स्लेयर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलन एंजल इज कॉल्ड मैन स्लेयर? मोलेज, बेलियल, केमस या थेमज? तो ये भी आपका मोलेज ही है, क्योंकि इसके लिए बच्चों की बलि दी जाती थी और शोर मचाया जाता था ढोल धमाकों के साथ, ताकि किसी को आवाज़ सुनाई ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पैटी। किस पोइम की लाइन है? और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। रेनबो, टिंटन एबे, द टेबल्स टर्न, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो ये आप पता होगा कि ये जो लाइन है ये रेनबो की है। नेक्स्ट है, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर, द स्काई रिजॉयस इन द मॉर्निंग वर्थ, द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर्स, द हेयर इज रनिंग रेसेस इन द मिर्थ, इन हर मिर्थ। किस पोइम की लाइन है? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम टिंटन एबे, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, फाउंटेन, अ कन्वर्सेशन, इमोर्टलिटी ओड। तो ये पोइम की जो लाइन्स हैं वो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की हैं, जिसको हम लीच गैदरर नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर अर्थ है इसका, द थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर। जिन चीज़ों को धूप पसंद थी वो सब घर से बाहर आ गए थे। द स्काई रिजॉयस इन द मॉर्निंग बर्थ, जो आकाश खुशियाँ मना रहा था सुबह सुबह की धूप में, तो ये इसका अर्थ है। विच ऑफ दीज वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज इनकम्प्लीट? कौन सा इनकम्प्लीट है? प्रेल्यूड, द एक्सकर्सन, द रूइंड कॉटेज, द रिक्ल्यूज। आप जानते हैं कि द रिक्ल्यूज जो है इनका इनकम्प्लीट वर्क है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है। विच ईयर्स आर द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्रिक कैरियर? कौन से ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइट्रिक कैरियर की सच्ची शुरुआत माने जाते हैं? 1792, 93, 93, 94, 91, 93 या 97, 98? तो ये है आपका 1792 और 93, ये 2 वर्ष माने जाते हैं, क्योंकि एन इवनिंग वॉक और आपका वो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, 2 पोइम जो है इसी दौरान इन्होंने लिखी थी और जो कि 1793 को पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन टिंटन एबे seems to develop in 3 stages. Finally, his love of nature developed to see a soul in every object of nature. This philosophy is called, क्या कहलाती है? देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का इसका अर्थ समझ लीजिए। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के हर ऑब्जेक्ट में ईश्वर के दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना, तो ये थीम कहलाती है
मिस्टिकल पैनिथिज्म। मिस्टिकल पैनिथिज्म का अर्थ है सर्वात्मा के दर्शन जो है हर जगह करना, कण कण में भगवान बोलते हैं, वो शब्द है इसका। द कलेक्टेड टर्म ऑफ दोज वर्क्स रिटन ड्यूरिंग एन ऑथर्स यूथ। ऑथर्स जब अपनी जवानी को जो वर्क लिखता है उसको क्या कहते हैं? यूज ऑफ द टर्म कॉमनली इम्प्लाइज दैट द फॉल्ट्स ऑफ सच राइटिंग्स आर टू बी एक्सक्यूज एज द प्रोडक्ट ऑफ इमेच्योरिटी और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्या कहेंगे? जुवेनिलिया या जुवेनेलियन, स्वानसांग या नन ऑफ दीज। तो ये है आपका जुवेनेलिया, ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एन इंसल्टिंग रिटन अटैक अपॉन अ रियल पर्सन, एक रियल पर्सन पर रिटन अटैक करना। वर्स और प्रोज, चाहे कविता के माध्यम से हो चाहे प्रोज के माध्यम से हो, यूजुअली इन्वॉल्विंग कैरिकेचर एंड रिडिकुल इज कॉल्ड। तो ये चीज कहलाती है लैम्पून। क्या कहलाता है? लैम्पून। इस लैम्पून का अर्थ होता है तीखी आलोचना। क्वेश्चन 31 है, अ लिरिकल नैरेटिव पोइम रिटन इन octosyllabic couplets that often deals with tales of adventure and romances by medieval French writers in later 12th and 13th century। तो ये क्या है? लाई और ले है, बैलेड है, विलेनले और नन ऑफ दीज। तो ये है आपका ले। थर्टी टू है, इसमें तो उत्तर लिखा है, विच टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। तो ये जो कहलाती है ये आपकी लिरिक पोइट्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक। इसमें से कौन सा पॉइंट लिरिक की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। ए है, a lyric is a typical short simple poem that expresses the personal emotions and feelings of the poet, consisting the utterance of by a single speaker। ये लिरिक की डेफिनेशन है, सही है। a lyric deals with a single emotion which is typically stated in very first line। ये भी सही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द लिरिक इज म्यूजिकल क्वालिटी। तो ये तीनों ही जो हैं लिरिक की विशेषताएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोशल इश्यू डज जॉन गाल्सवर्दी एड्रेस इन हिज प्ले द सिल्वर बॉक्स? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वुमेन सफरेज, पॉलिटिकल करप्शन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया गया है। एक अमीर का लड़का एक बैग चुराता है, पर्स चुराता है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती, और एक गरीब जो धोखे से नहीं बल्कि रख लेता है सिल्वर बॉक्स तो उसको सज़ा मिलती है। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात इसमें दर्शाई गई है। तो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन है, द टर्म मेलाप्रोपिज्म इज टेकन फ्रॉम। देखिए मेलाप्रोपिज्म एक करेक्टर है, तो किसमें है? रिचर्ड शेरिडन का कॉमेडी है द राइवल्स, इन्हीं की कॉमेडी है द स्कूल फॉर स्कैंडल, या हार्डी का नॉवेल रिटर्न ऑफ नेटिव, या डैनियल डिफो की मॉल फ्लैंडर। किस में लिया गया है? तो ये जो टर्म आई है इसमें एक करेक्टर है राइवल्स में, शेरिडन के, तो उसमें मेलाप्रोपिज्म नाम की एक महिला है
वो बोलती है तो उसकी स्टाइल को मैलाप्रोबिन कहा गया है। ठीक है। विच ऑफ द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर एंड एड्रेस टू अ लेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम क्वेश्चन है। टिंटन एबे, एन इवनिंग वॉक, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस या लाउडेमिया। देखिए, इवनिंग वॉक जो है फॉर्म ऑफ लेटर में है, लेटर की फॉर्म में है, और ये जो एड्रेस की गई है वो डोरोथी को की गई है, और इन्होंने डोरोथी को एड्रेस करके ये लेटर फॉर्म में लिखी है। When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? देखिए 1933 में इनकी डेथ हो जाती है, और उससे पहले 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज प्लेज। देखिए, इनमें से एक प्ले नहीं है, बाकी सारे प्ले हैं। सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले है 1906 का। सिल्वर स्पून इनका नॉवेल है। स्ट्राइफ और जस्टिस दोनों प्ले हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। विच काइंड ऑफ प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट। नेचुरल की बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, प्रॉब्लम प्लेस ही लिखा करते थे। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है, ये वाला, वन ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस। हेनरी ऑर्थर जोन्स, ऑर्थर पिनरो, हेनरिक इब्सन या T.W. रॉबर्टसन। तो ये थे आपके हेनरिक इब्सन। तो इन्हीं के ये प्रॉब्लम प्ले राइटर थे, इन्हीं के मॉडल पे लिखा करते थे। यहाँ पर एक लाइन है विलियम शेक्सपियर की, हेनरी फिफ्थ की, आवर गिनेस एंड आवर गिफ्ट आर बेसमिर्च्ड। हमारी जो गिनेस है एंड आवर गिफ्ट आर बी मिर्च्ड। बी मिर्च्ड का यहाँ पर अर्थ है कलंकित है। द रेनी मार्चिंग इन द पेनफुल फील्ड। तो आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिटैप, मेटोनमी या एंटीथेसिस। तो यहां पर जो पेनफुल शब्द आया है फील्ड से पहले, एडजेक्टिव है, और ये पेनफुल एडजेक्टिव जो है वो फील्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि रॉन्ग प्लेस पर इसका यूज हुआ है। तो पेनफुल रेनी मार्चिंग, हमारी मार्चिंग में पेनफुल है, तो यहां पर दूसरी जगह होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब एडजेक्टिव होता है और दूसरी जगह प्रयोग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड बी स्टैंड, डिवाइडेड बी फॉल। तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो थीसिस विपरीत में है, तो ऐसे में हम इसको एंटीथीसिस बोलेंगे। तो नेचुरल है कि ऐसे में एंटीथीसिस होना चाहिए। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वन हु लिव्स अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स। तो देखिए, जो स्ट्रेंजर्स के बीच रहेगा यानी कि अजनबियों के बीच रहेगा, तो स्ट्रेंजर चीज को हम एलाइन बोलते हैं, विदेशी यानी कि एलाइन। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। तो सेम टाइम के रहने वाले को हम सीधी सादी बात है कंटेम्पोररी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। इसमें तो डी लिखा है, कंटेम्पोररी सही है इसका। ठीक है, अगला, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी।
देखिए यहाँ पर सोल्जर की बात ही नहीं, कोई भी प्रोफेशनल जो हायर्ड किया जाता है तो उसको हम मर्सिनरी ही बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्थ होता है भृतक। और भृतक का मतलब जो मजदूरी पे काम करता है, भाड़े पे काम करता है, तो मर्सनरी इसका शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन मुझको, इसलिए ले लिया। हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग, नो एरर। किस पोर्शन में कमी है और किसी में कमी नहीं है तो नो एरर होगा। समझ गए होंगे आप, सोचिए। तो हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली, तो जो क्लियरली शब्द है वो स्पीच को क्वालिफाई करना चाहिए, और स्पीच नाउन है। हालांकि उसके बोलने का ढंग क्लियरली नहीं है, उसकी स्पीच की बात कर रहे हैं, स्पीच नाउन है। तो नाउन को जब हम क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव करेगा तो क्लियरली नहीं, क्लियर होगा। बाकी ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट वन, माइस डू नॉट स्क्रीम, चूहे चिल्लाते नहीं, क्या करते हैं, दे स्क्वीक। इसका सी ऑप्शन है। द प्रिंसिपल प्रूव्ड टू बी अ बैट ब्लैंकेट एट द पार्टी ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैट ब्लैंकेट? जो फ्रेज है इडियम से, क्या बोलेंगे इसको? डिस्कलर्ड फ्रॉम इंजॉइंग, न डिस्करेज्ड फ्रॉम इंजॉइंग, डैम्प क्लॉथ, ब्लैंकेट बैट इन द रेन, या कोल्ड ब्लैंकेट। तो नेचुरल है कि बैट ब्लैंकेट का मतलब है कि उनकी पार्टी में जो जोश चल रहा था उसको जो है डिस्करेज्ड कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए है, डिस्करेज फ्रॉम इंजॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव सूनर देन गोल्ड, सुंदरता चोरों को सोने से ज्यादा आकर्षित कर लेती है, उकसाती है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्ले टेम्पेस्ट एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ट्वेल्थ एज यू लाइक इट की लाइन है, और इसको सीलिया से रोजालिन जो हीरोइन है इसकी वो बोलती है। तो रोजालिन कहती है कि बेस बदल कर चलते हैं, डिस्गाइस में चलते हैं, तो रोजालिन गैनीमेड बन जाती है। विच पोइम ऑफ मिल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच पोइम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर। तो हिज अर्ली पोइम्स एज लैटिन एंड फ्रेंच पोइम्स, हिज क्राइस्ट कॉलेज पोइम्स, या हॉर्टन पोइम्स, या लास्ट। तो ये आपकी हॉर्टन पोइम्स हैं। कौन सी पोइम है? हॉर्टन पोइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द लास्ट ऑफ मिल्टन्स हॉर्टन पोइम्स। देखिए मिल्टन की हॉर्टन पोइम्स जो हैं, शुरू में तो कॉमर्स लिखा जाता है और लास्ट में जो आपका लेसी डैश लिखी जाती है 1637 में। द हीरोइन ऑफ कॉमर्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ, जो कॉमर्स की हीरोइन है, हालांकि उसका कोई नाम नहीं बताया है, तो किसकी प्रतीक है? ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी एंड चैस्टिटी, ब्यूटी एंड ट्रूथ, या ऑफ इविल स्पिरिट। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्योरिटी एंड चैस्टिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ सैमसन इज बेस्ड ऑन द बिब्लिकल सैमसन फ्रॉम। देखिए ज्यों का त्यों ले लिया गया है इन्होंने, जो बाइबल में सैमसन है और जॉन मिल्टन का सैमसन एक ही है, तो किस बुक से लिया गया? बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जजेस, बुक ऑफ जॉब, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। देखिए बुक ऑफ जेनेसिस जो है वो तो एडम और ईव की कहानी है, और बुक ऑफ जजेस की कहानी जो है वो सैमसन एगोनिस्ट की है। तो 53 का बी इसका ऑप्शन ठीक है, द बुक ऑफ जजेस। ये आया हुआ क्वेश्चन है। द आइलैश इन गाजा, गाजा में
अंधा। अ नॉवेल बाय एल्डोस हक्सले टेक्स इस टाइटल फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो ये सैमसन एगोनिस्ट से ही लिया गया है, क्योंकि गाजा की प्रिजन में सैमसन को ब्लाइंड दिखाया गया है और असहाय दिखाया गया है। इन विच ईयर सैमसन एगोनिस्ट पब्लिश्ड, तो आपको पता है कि 1671 में होता है, और कौन सी बुक इसके साथ और पब्लिश होती है, तो वो आपको और बताना है। इसमें है विच वर्क ऑफ सैमसन ऑफ मिल्टन वॉज पब्लिश अलॉन्ग विथ सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, डेसिडस या ऑन शेक्सपियर। आपको पता लग गया होगा कि पैराडाइज रिगेन्ड जो है वो इसी के साथ पब्लिश हुई थी। सैमसन अपीयर्स इन विच बुक जूडो ऑफ क्रिश्चियन बाइबल, तो ये तो पहले पढ़ चुके हैं, बुक ऑफ जजेस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सैमसन नोन फॉर? इमोर्टलिटी, स्ट्रेंथ, चैरिटी या विजडम। तो देखिए सैमसन का मतलब ही पहलवान होता है, तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसको जाना जाता है। What oath did Samson take declaring he would not cut his hair? भाई सैमसन के बाल ना काटने की उसने शपथ ली थी, और उसके सारी पावर जो थी उसके बालों में ही थी। तो इसको क्या कहा जाता है शपथ को? तो इसको शपथ को कहा जाता है नाजी राइट। तो ये बार बार शब्द आएगा, पढ़ोगे कि सैमसन जो था वो नाजी राइट था, यानी कि कसम उठाया हुआ। हु वॉज सैमसन फर्स्ट वाइफ? तो फर्स्ट वाइफ भी डेलीला ही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फीस्ट डिड सैमसन परफॉर्म? क्या कौन सा काम किया था बहादुरी का? स्लेइंग अ लायन विद हिज बेयर हैंड, अपने नंगे हाथों से शेर को मार डाला। बीटिंग अ जायंट इन कम्बैट, युद्ध में एक विशालकाय राक्षस को मार डाला। लिफ्टिंग एन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राउंड, या स्केलिंग इन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल। तो उसने नंगे हाथों से जो है, खाली हाथ जो है, एक शेर को मार डाला था। What was John Galsworthy's profession before becoming a full-time writer? लॉयर थे, फिजिशियन थे, जर्नलिस्ट थे या टीचर थे? तो नेचुरल है कि उन्होंने, उनके पिता भी लॉयर थे, वो भी लॉयर थे, तो वकील थे। इन विच सेंचुरी डिड जॉन गाल्सवर्दी लिव? तो जॉन गाल्सवर्दी जो है 19th सेंचुरी के पोइट माने जाते हैं, सॉरी नॉवलिस्ट माने जाते हैं। विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गाल्सवर्दी विन इन 1932? पढ़ चुके हैं, ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था। और द लास्ट वन है विच मूवमेंट डिड जॉन गाल्सवर्दी एसोसिएटेड विद लिटरेरी वर्ल्ड? रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म या surrealism? तो ये मॉडर्न राइटर थे, तो मॉडर्निज्म इनका लिटरेरी टर्म थी। इसको रियलिज्म नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।